हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना इस जीके रट्टाफिकेशन सीरीज में याद करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु पॉइंट्स में हमें बताए जाते हैं फॉर एग्जाम पर्पस, हम वो याद करने वाले हैं। ठीक है। और जैसे कि सीरीज का नाम जीके रट्टाफिकेशन है, मतलब इसमें हम एक से ज़्यादा बार सेम ही चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें याद करना है। हमारा पर्पस इसमें मेनली रहेगा याद करना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पहली बात ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया का जो 6 फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स हैं, उसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हम इंडिया का 6 पार्ट्स में करते हैं, उसमें लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। इसका शेप है इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है ये। ठीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है। और व्हाट इज पेनिनसुलर, पहली बात तो व्हाट इज पेनिनसुलर ये देख लेते हैं। अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है। जो 3 साइड से क्या हो, वाटर से घिरा हुआ हो, कवर्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस लैंड मास को हम पेनिनसुलर कहते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया का जो सादर्न पार्ट है, आप वो देख सकते हैं, वो क्या पेनिनसुलर ही है। तो तीनों साइड से वाटर है और हमारे यहाँ पे लैंड एरिया है। ठीक है। तो ये है हमारा पेनिनसुलर। ठीक है। नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू हम पढ़ रहे हैं, तो पेनिनसुलर तो समझ गए। प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेज शार्पली अबव सराउंडिंग एरियाज ऑन एटलीस्ट वन साइड। क्या होता है कि एक प्लेट्यू का जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, मतलब कि वो अपने आसपास के एरिया से ऊपर उठा भाग हुआ। और दूसरी बात कि उसके जो फ्लैट होंगे वो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, वो फ्लैट होगा। ठीक है। वो सरफेस उसका फ्लैट होगा ऊपर का। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं द अपना जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके बारे में। इसकी जो जनरल एलिवेशन होगा, जो एवरेज हाइट होता है इसका 600 से 900 मीटर, मतलब 600 to 900 मीटर हो सकता है ये। ठीक है। अब देखते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नोस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किसका किसका कंपोज है, क्या क्या सब, मतलब इसमें आपको मिलेगा ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नोस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आपको ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स और इग्नोस और मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने के लिए मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। और इसका फॉर्मेशन की बात करें, ये कैसे बना, तो ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, उसके बारे में आप पढ़ रखे होंगे पहले से। अगर नहीं जानते तो वो भी हम बाद में कर लेंगे एक्चुअली, क्योंकि मेरा टॉपिक्स आगे बढ़ चुका है, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं याद करने का। तो क्या होता है कि फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ, जब फॉर्मेशन की बात करते हैं, हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये जब गोंडवाना लैंड क्या हुआ, ड्रिफ्ट करके हमारे इधर में आया, और हमारा जब तिब्बतन प्लेट्यू से टकराया, तो हमारा ये क्या होता है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। और ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, जो कि ब्लैक सॉइल है, इसका ओरिजिन हालांकि वॉल्केनिक ओरिजिन होता है, मतलब किसी न किसी वॉल्केनिक ओरिजिन्स की वजह से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये हमारा ब्लैक सॉइल से ही बना हुआ है। ठीक है। और इसमें आपको देखने के लिए कौन से रॉक्स मिलते हैं, इग्नोस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन है। ठीक है। ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नोस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज़ ब्रॉड एंड स्वेलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। ठीक। नेक्स्ट इसका अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिविजन्स देखें, तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यूज में होते हैं। इसके डिविजन्स कैसे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यूज में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन जो हम करते हैं इसका, तो उसका एक बेसिस है कि हमारा जो पूरा एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका डिवीजन जो हम सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यूज में कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं कि इसके जो मतलब बीच के हिस्से हैं ना, उसके बीच के आसपास में से आप देखेंगे कि सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज हैं दोनों बीच में। तो सतपुरा रेंज का जो नादर्न पार्ट है, उसे हम कह देते हैं अपना सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसका जो विंध्या का जो साधन पार्ट है, उसे हम कह देते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। और सतपुरा एंड विंध्या रेंज के बीच से निकलती है नर्मदा रिवर। ठीक है। मतलब इन दोनों के, सतपुरा एक्चुअली नॉर्दर्न साइड में है, विंध्या साधन में, और इन दोनों के मिडल से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर। एंड तापी रिवर वहीं बात करिएगा तो वो विंध्या के साधन साइड से निकलती है। ठीक है। तो सतपुरा, अब हम थोड़ा सा सतपुरा के बारे में जान लेते हैं। ये जो सतपुरा माउंटेन रेंज हैं, तो इस सतपुरा रेंज के बारे में अगर हम पढ़ लें, तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि जिसमें आप हॉर्स्ट एंड ग्रेवन का नाम सुने होंगे कभी। तो जो एक
मान लीजिए एक फ्लैट लैंड का पार्ट है, उसमें क्या होता है, कोई एक हिस्सा उसका धंस जाता है नीचे की तरफ, तो ये जो पहले से जो शेप था वो उठा हुआ प्रतीत होने लगता है, ठीक है, तो उसको हम हॉर्ज कहते हैं, और जो नीचे धंस जाता है उसे हम ग्रेवन कहते हैं। तो ये जो इस तरह से फॉर्म जिस माउंटेन का हो जाता है, इस तरह से फॉर्मेशन जिसका होता है उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कर देखें तो इस ये सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन है, और इसमें 3 हिल है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल हिल्स जो हैं किसके हिस्से हैं, सतपुरा माउंटेन रेंज का, ठीक है, सतपुरा माउंटेन रेंज का हिस्सा है राजपीपला, महादेव और मैकाल, ठीक है। और अगर हम सतपुरा का हाईएस्ट पीक का बात करें तो धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये लोकेटेड है आपके महादेव हिल्स में। जैसे कि हमने क्या देखा कि सतपुरा जो है इसके 3 हिल्स हैं। सतपुरा पहली बात एक ब्लॉक माउंटेन है, इसके 3 हिल्स है, राजपीपला, महादेव और मैकाल, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है, और ये धूपगढ़ जो है इसका जो महादेव हिल्स है उसी में लोकेटेड है, और ये धूपगढ़ एक्चुअली पड़ता कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ सतपुरा में एक हिल स्टेशन भी है जिसका नाम है पंचमरही हिल्स, ठीक है, पंचमरही, ठीक है, पंचमरही, और आपको एक मिलेगा पंचमलई हिल्स करके, ठीक है। वो जो पंचमलई हिल होता है वो होता है आपके, आप देखेंगे कि बाद में ईस्टर्न घाट में वो पड़ता है हमारा, ठीक है, पंचमलई, लेकिन आपको इसमें पंचमरही है, ये पंचमरही हिल, इसे क्वीन ऑफ सतपुरा कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुरा कहते हैं। ये एक क्या है, पंचमरही, और ये आपको सतपुरा रेंज में लोकेटेड है, पंचमरही हिल्स, ठीक है। और अमरकंटक प्लेट्यू भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ जो जिसमें कि बॉक्साइट का डिपॉजिट्स बहुत मात्रा में, ठीक है, अबंडेंट डिपॉजिट्स पाया जाता है यहाँ पे बॉक्साइट का। कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू में क्या मिलता है, अबंडेंट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। एंड अमरकंटक प्लेट्यू की बात करें तो ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, ठीक है, मैक्स रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, और यहाँ पर रिवर जो फ्लो होती है वो होती है नर्मदा और सोन रिवर, नर्मदा और सोन रिवर, और यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिवर, नर्मदा और सोन रिवर कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, और वो कहाँ है, सतपुरा रेंज में, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू सतपुरा रेंज ध्यान रखना है, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू में सतपुरा रेंज, सॉरी, सतपुरा रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू पड़ता है, और यहाँ पर रिवर निकलती है नर्मदा एंड सोन रिवर, और ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। और अगर हम बात करें तो अमरकंटक प्लेट्यू में बॉक्साइट्स का अबंडेंट डिपॉजिट्स देखने के लिए मिलता है। अगर हम विंध्या की बात कर ले, जो कि साधन में है, सतपुरा का साउथ में पड़ता है, और क्या कहता है यहाँ पे आप देखेंगे पन्ना नाम का एक प्लेट्यू पड़ता है, ये फेमस है डिपॉजिट्स के लिए, पन्ना प्लेट्यू भी कह सकते हैं, पर एक मतलब मध्य प्रदेश में एक एरिया पड़ता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में पन्ना जो है ये फेमस है डायमंड के लिए, ठीक है। पन्ना याद रखिएगा, ये किस में पड़ता है, विंध्या रेंज में, पन्ना कहाँ पड़ता है, विंध्या रेंज में पड़ता है, और ये मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है, और ये फेमस है फॉर डायमंड, ठीक है। हाईएस्ट पीक विंध्या की बात करें तो ये सद्भावना शिखर कहते हैं इसे, यानी पीक ऑफ गुडविल, ठीक है, सद्भावना शिखर कहते हैं इसे, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या को विंध्या कौन सा है, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर यानी कि पीक ऑफ गुडविल, ठीक है। और ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यूज पढ़ लिए, ठीक है, और हम जान गए कि नर्मदा रिवर ने डिवाइड करती है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को वो 2 पार्ट, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न वाले को सेंट्रल हाईलैंड्स बोल देते हैं, साउदर्न वाले को डेक्कन प्लेट्यू बोल देते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं पार्ट लेइंग टू द, अब हम सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में देखें तो पार्ट लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, ये क्या होता है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, और कवर्ड बाय विंध्या, बॉन्डेड बाय सतपुरा, ठीक है। विंध्या और जो सतपुरा है एट साउथ, विंध्या और सतपुरा क्या करता है, साउथ में है इसका, और अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, अरावली नॉर्थ वेस्ट में है किसका, सेंट्रल हाईलैंड का, ठीक है। और इसका अगर मेन प्लेट्यूज की बात करें इसमें सतपुरा एक्चुअली सेंट्रल हाईलैंड्स में, तो सेंट्रल हाईलैंड्स में अगर हम मेन प्लेट्यूज देखें तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का लार्जेस्ट प्लेट्यू है, और ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्टर्न साइड में पड़ता है मालवा प्लेट्यू, जो कि इसका लार्जेस्ट प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो ईस्टर्न साइड में पड़ता है। ये दोनों मेन प्लेट्यूज हैं। यहाँ पे अदर और भी प्लेट्यूज हैं, जैसे कि मालवा प्लेट्यूज हम देख लिए कि लार्जेस्ट है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बुंदेलखंड होता है, बघेलखंड है, ये सब सारा प्लेट्यू जो भी है, और एक है रावा पन्ना प्लेट्यू करके आता है, रेवा पन्ना प्लेट्यू, ये भी आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इतना हम देख लिए। अब सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्टर्न बट नैरोअर इन ईस्ट,
ठीक है। वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड क्या है, ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा चौड़ा है, और लेकिन ईस्टर्न साइड में क्या है, थोड़ा नैरो है। ठीक है। तो हम क्या देखें कि सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्टर्न साइड में कैसा है, वाइडर है, और ईस्टर्न साइड में थोड़ा नैरो है। और बुंदेलखंड बघेलखंड भी इसी का हिस्सा है, वो तो हम बता ही दिए आपको। नेक्स्ट है, हम देखते हैं टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन सा है, कौन सा स्टेट से आपको पता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। मालवा प्लेट्यू अगर देखिए तो ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला है। मालवा प्लेट्यू कहाँ कहाँ है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मालवा प्लेट्यू किधर फैला हुआ है, तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है मालवा प्लेट्यू। और ये मेड ऑफ लावा है, लावा के अंदर बेसाल्टिक रॉक। ठीक है, लावा मतलब बेसाल्टिक रॉक, और ये ब्लैक सॉइल का ओरिजिन लावा से ही होता है, ब्लैक सॉइल्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है किसका बना हुआ है, ब्लैक सॉइल का, जिसका ओरिजिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं क्या होता है, वोल्केनिक ओरिजिन होता है, मतलब वो लावा से बना होता है। ठीक है, तो ये मालवा प्लेट्यू जो है हमारा, ये भी कुछ ऐसा ही है, ब्लैक सॉइल का ओरिजिनेट्स होता है यहीं से, और ये ब्लास्टिक रॉक पाए जाते हैं इसमें मालवा प्लेट्यू में। और ये हमारे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है मालवा प्लेट्यू। रिवर दैट फ्लोज यहाँ पे है चंबल, बेतवा, सिंध और केन। आप देखेंगे कि चंबल, बेतवा, सिंध और केन रिवर जो है मालवा प्लेट्यू में ही फ्लो होती है। चंबल, बेतवा, सिंध और केन रिवर। ठीक है, चंबल रिवर आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो होता है। चंबल रिवर क्या होता है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में फॉलो होता है। ठीक है, और बेतवा और सिंध है। और फिर केन रिवर के बारे में जैसा जान लेते हैं, ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ यमुना का। ठीक है, ये यमुना का ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, केन ट्रिब्यूटरी है किसका, यमुना का। रिवर दैट फ्लोज इन मालवा प्लेट्यूज आर चंबल, बेतवा, सिंध और केन। चंबल, बेतवा, सिंध और केन। ठीक है, तो इतना समझ में। नर्मदा एंड तापी फ्लोज इन रिफ्ट वैली, वेस्टर्न साइड में। ठीक है, वेस्टर्न साइड में फॉलो होती है, रिफ्ट वैली में बहती है कौन, नर्मदा और तापी रिवर। हम जो पहले इसके बारे में पढ़ रखे हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए कि रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर है ये। मालवा प्लेट्यू का अगर हम बात करें तो ये फैला हुआ है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, और ये लावा का बना हुआ है, जो कि बेसाल्टिक रॉक होता है। और ब्लैक सॉइल का ओरिजिनेट्स जो है ये कहाँ से होता है, ये लावा से। और यहाँ पे जानते हैं ब्लैक सॉइल जहाँ भी होता है ये गुड होता है, गुड फॉर कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्शन के लिए ये थोड़ा मतलब बहुत अच्छा ही होता है। ठीक है, अपॉन ब्लैक सॉइल। तो इसलिए हम जानते हैं कि हमारा गुजरात में भी क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल से बना एक्चुअली मालवा प्लेट्यू है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन सा है, गुजरात है। और महाराष्ट्र में भी हम जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू फैला हुआ है, जो कि ब्लैक सॉइल का कुछ ना कुछ मतलब पार्ट है वहाँ पे भी। तो इसलिए वो भी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही क्या है, टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉटन। तो याद रखिएगा कॉटन का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा अरावली के बारे में हम पढ़ेंगे। और अरावली थोड़ा देख लेते हैं। अरावली एक्चुअली है क्या, ये नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड्स का। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ में इसका एक्सटेंशन मिलता है जो सेंट्रल हाईलैंड्स का, वही अरावली है। ठीक है, तो अरावली ये जो है स्प्रेड करता है अक्रॉस 860 किलोमीटर, 860 किलोमीटर 860 किलोमीटर में अरावली स्प्रेड किया हुआ है, 860 किलोमीटर में। ठीक है, और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और अरावली कैसा माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है कि जब दो प्लेट्स का कन्वर्जेंस होता है, जैसे कि हमारा जो इंडियन प्लेट जो आके टकराया है तिब्बतन प्लेट से, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन हुआ है ये भी फोल्ड माउंटेन ही है, पर ये यंग फोल्ड माउंटेन है हमारा जो हिमालय है। ठीक है, हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है। बट अरावली की बात करें तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, मतलब इसका भी फॉर्मेशन कन्वर्जेंस की वजह से ही हुआ है प्लेट का, लेकिन ये बहुत पुराने समय में हुआ था, तो इस वजह से ये अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, दे आर रेसिडुअल माउंटेन्स। कैसे माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअली इसका कुछ कारण होता है। देखिए कुछ माउंटेन्स जैसे कि हमारे हिमालय हैं ये भी साइज़ में इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं थोड़े समझ लीजिए। एंडोजेनिक फोर्स हम उसको कहते हैं जैसे कि मान लीजिए वॉल्केनिक जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं ये सब के वजह से जो भी है वो हमारे एंडोजेनिक हैं, मतलब वो अंदर में काम करता है। एक्सोजेनिक हवा पानी ये सब जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं। तो जिस जगह पे सोचिए एंडोजेनिक फोर्स ज़्यादा होगा उस जगह क्या होगा, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा, बाहर निकल रहा होगा। लाइक वॉल्केनो जो फटता है तो उससे क्या होगा, जमीन के नीचे से कुछ बाहर आया, तो उसमें क्या होता है जैसे पहाड़ का इस जगह क्या जहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा होगा वहाँ कुछ क्रिएशन हो रहा होता है। तो जहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स ज़्यादा हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, उस जगह पे क्या होगा, माउंटेन बड़ा हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे हिमालय। लेकिन क्या कहते हैं अरावली जो है यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस
कम है, एक्चुअली बहुत कम है विद कंपेयर टू क्या बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ये अरावलीज है ना, ये अपने समय में एक समय माना जाता है कि हिमालय से बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण ये धीरे धीरे छोटा होता गया, छोटा होता गया। अब जो है ना बहुत कम पार्ट बचा हुआ है, मतलब कुछ कहते हैं ना एब्सिस टाइप बचा हुआ है, तो रेसिड्यूल्स, इसीलिए हम इसे रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, ठीक है। रेसिड्यूज बचे हुए हैं एब्सिस के, तो इसलिए बहुत छोटा हो चुका है ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस यहाँ पे बहुत कम है। तो इसलिए ये यहाँ पे इसे अब क्या कहते हैं, अरावली को रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, अरावली को रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। और स्प्रेड अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। देखिए आप अरावली का जो स्प्रेड है इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, कहाँ कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक ये फैला हुआ है। और दिल्ली में जो रचना हिल्स है, आपसे क्या बोलते हैं राष्ट्रपति भवन सुनते होंगे, पार्लियामेंट सुनते हैं, ये सब कहाँ पे है, रचना हिल्स पे ही लोकेटेड है, ठीक है। ये सब रचना हिल्स पे ही बना हुआ है, तो दिल्ली में भी इसका विस्तार है रचना हिल्स। तो याद रखिएगा कि दिल्ली का जो रचना हिल्स है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट वगैरह बना हुआ है, ये किसका हिस्सा है, अरावली का। और अरावली किसका हिस्सा है कि यह है सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन को ही अरावली कहते हैं, ठीक है। और अरावली अपने आप में ये कितना स्प्रेड है, 860 किलोमीटर। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य में, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में ये स्प्रेड है। और हाईएस्ट पीक की बात करें तो गुरु शिखर है 1722 मीटर। अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है, गुरु शिखर। अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर 1722 मीटर का। अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर 1722 मीटर, सिचुएटेड इन माउंट आबू हिल्स। कहाँ सिचुएटेड है, माउंट आबू हिल्स में सिचुएटेड है। गुरु शिखर कहाँ सिचुएटेड है, माउंट आबू हिल्स में। और यहीं पे एक टेम्पल है माउंट आबू हिल्स में, इसका नाम है दिलवारा जैन टेम्पल, ठीक है। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है, माउंट आबू हिल्स में ही लोकेटेड है। और माउंट आबू हिल्स में ही आपका गुरु शिखर जो 1722 मीटर हाइट का है, वो आपका अरावली का हाईएस्ट पीक है। अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर हाइट का है, और ये माउंट आबू हिल्स में लोकेटेड है। अरावली में है, माउंट आबू हिल्स में लोकेटेड है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, और ये हाईएस्ट पीक है अरावली का। और यहाँ पे एक टेम्पल दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड है। कौन सा टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल, ठीक है, दिलवारा जैन टेम्पल। नेक्स्ट टेम्पल है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये सब अभी हम सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो स्प्रेड अक्रॉस झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। छोटा नागपुर कहाँ कहाँ फैला हुआ, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो कहाँ पे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑल्सो नोन एज रूर स्टेट्स। अब देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर प्लेट्यू भी बोलते हैं। और ये जो स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसे हम रूरल स्टेट्स कहते हैं। अब फेमस फॉर मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आपको सुनिएगा रूर प्रदेश के नाम से कभी कभी सुनते हैं इसको, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू फैला हुआ है, जो कि एक रूर प्लेट्यू है। मतलब रूर प्लेट्यू कहने का मतलब हुआ यहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, फेमस फॉर मिनरल्स, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू, ठीक है, कोडरमा प्लेट्यू, ठीक है। तो 3 प्लेट्यू कौन कौन से हैं, रांची, हैदराबाद, हजारीबाग और कोडरमा। ये 3 प्लेट्यू किसके हिस्सा हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू का। जिस तरह कि हमने देखा था सतपुरा रेंज में कौन कौन से 3 हिल्स थे, आप बताइए, सोचिए मन में कि सतपुरा जो रेंज था इसमें कौन 3 हिल्स हम पढ़े थे, राजपीपला, महादेव और मैकाल। और हम देखे थे कि धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा का, ये महादेव हिल्स में ही लोकेटेड था, ठीक है। तो अभी चलिए हम यहाँ जहाँ हैं, तो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर इसी तरह से 3 प्लेट्यू आता है। कौन, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू, ठीक है। रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू किसके अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर। छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सा आता है, 3 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज आते हैं, रांची, हजारीबाग और कोडरमा। रांची, हजारीबाग और कोडरमा, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू और कोडरमा प्लेट्यू, ये 3 प्लेट्यू आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत। हाईएस्ट पीक अगर बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू का, ये पार्श्वनाथ है, ठीक है। पार्श्वनाथ आपका हाईएस्ट
पीक है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, इसका ऑल्सो नेम ऑफ 23rd तीर्थंकर, ठीक है। तो जो 23वें तीर्थंकर थे उसके एक्चुअली 23rd तीर्थंकर थे जो जैन रिलीजन के, उसी का नाम था पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ, उसी के नाम पे छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम रखा गया है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ 23rd तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। रिवर दैट फ्लोज इन रिफ्ट वैली इज दामोदर रिवर। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर का जो रिफ्ट वैली में बहती है वो कौन सी है, दामोदर रिवर है, जो ईस्टर्न साइड में बहती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का ईस्टर्न साइड में बहती है दामोदर रिवर या रिफ्ट वैली में। और हम देखे थे सतपुरा में जो पढ़ रहे थे तो हम देखे थे वहाँ पे दो रिवर था, एक कौन सा, नर्मदा, एक तापी, ठीक है। ये दोनों भी बहती थी रिफ्ट वैली में ही। तो यहाँ पे अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे रिवर दैट फ्लोज इन रिफ्ट वैली वो है दामोदर रिवर, जो कि ईस्टर्न साइड में बहती है। और जादूगुड़ा माइंस फेमस फॉर यूरेनियम, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही स्थित है जादूगुड़ा माइन। जादूगुड़ा माइन जो कि फेमस है यूरेनियम के लिए। जादूगुड़ा माइन किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। और ये लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही लोकेटेड है जादूगुड़ा माइंस, जो कि फेमस फॉर यूरेनियम है, फेमस फॉर यूरेनियम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। तो डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, इट इज ट्रायंगुलर लैंड मास लेइंग साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। अब हम डेक्कन प्लेट्यू पे आ गए हैं, तो हम क्या समझे, किताब हम देखे तभी कि नर्मदा रिवर थी, फिर उसके बाद हम पहले देखे सतपुरा रेंज था, उसके बाद उसके साउथ में नर्मदा रिवर, उसके साउथ में विंध्या एंड उसके साउथ में तापी, मतलब और ये सब हिस्सा किसका था, मतलब वो है हिस्सा किसका, डेक्कन प्लेट्यू का। तो आप देखिए कि ट्रायंगुलर लैंड लेइंग साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर के साउथ में जो भी हिस्सा है ना, ये जो ट्रायंगुलर लैंड मास है वो इसे हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। सतपुरा बात करें तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है इसका डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्दर्न साइड में ही तो है सतपुरा, वो तो हम तभी से यही बात डिस्कस करते आ रहे हैं। और आप याद रखिएगा कि नर्मदा रिवर जो है इस सतपुरा के साउथ में बहती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगुलर लैंड मास लेइंग साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा की जो साउथ तरफ का एरिया है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, नर्मदा के नॉर्थ तरफ का जो है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नर्मदा के बेसिस पे बोल रहा है, कभी कभी हम सतपुरा को मान लेते हैं बॉर्डर लाइन, तो इस हिसाब से चलता रहता है ये लोग, ठीक है। तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मतलब बस समझ लीजिएगा एक बार चीज़ों को अपने पढ़ाई करके ठीक हिसाब से, तो फिर बस याद करना होगा, फिर दिक्कत नहीं आएगा, फिर ये सब तो ईजी है। वैसे भी हम रटने के लिए बना रहे हैं ये सब चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है। मेन यहाँ पे फोकस है जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसे याद करना, ठीक है। समझाने के लिए तो पूरा ये चाहिए कि मतलब थोड़ा इमेज ये वो दिखा के फिर मैप वगैरह दिखा के समझाए तो फिर समझ में आता है। तो हटाइए, अभी फिलहाल याद करते हैं हम लोग। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ट्रायंगुलर लैंडमास लेइंग साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, इसे हम क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। सतपुरा की बात करें तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है डेक्कन प्लेट्यू का। सतपुरा क्या करता है, नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। और सतपुरा क्या करता है, किसका साउदर्न बॉर्डर बनाएगा, सेंट्रल हाईलैंड्स का बनाएगा, ठीक है। सतपुरा सेंट्रल हाईलैंड्स का साउदर्न बॉर्डर बनाएगा, लेकिन यही डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्दर्न बॉर्डर बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंजेस ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है। ईस्टर्न बॉर्डर इसका कौन कौन बनाता है, महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज जो है इसका क्या करता है, ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है। और बताइए महादेव हिल्स जो है ये किसका हिस्सा था, हम जो देखे थे कि महादेव जो था, एक्चुअली महादेव एक पर्वत है, एक्चुअली ये प्लेट्यू नहीं है। महादेव जो हिल्स थी ये कहाँ थी, किस रेंज में, सतपुरा रेंज में हमें देखने के लिए मिला था। महादेव हिल्स कहाँ देखने के लिए मिला था हमें, सतपुरा रेंज में, ठीक है। तो महादेव हो गया, कैमूर हिल्स हो गया एंड मैकाल रेंज हो गया, ये सब ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है। और टिल्टेड टुवर्ड ईस्ट, ये किधर टिल्ट है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू किधर टिल्टेड है, ईस्टर्न डायरेक्शन में। वो आप देखेंगे कि सारे रिवर्स ईस्ट साइड में यानी कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है ज़्यादातर, तो सारा तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर मतलब कुछ रिवर हैं जो कि उधर में मतलब अरेबियन सी में भी चली जाती हैं, तो अलग बात है। पर लेकिन ज़्यादातर क्या है, ये टिल्टेड है, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू हमारा किधर, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्टवर्ड, tilted toward east. The Deccan Plateau is higher in west and slopes gently eastwards, ठीक है। तो ये क्या होता है, the Deccan Plateau is higher in west, west में higher है, the Deccan Plateau is higher in west and slopes gently toward gently eastwards, ठीक है। An extension of this plateau is found in northeast। तो इसी जो डेक्कन प्लेट्यू है इसी का एक्सटेंशन हम किधर देखते हैं,
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो है जैसे कि आप असम देखते हैं, मेघालय देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ये ईस्टर्न स्टेट्स में हम क्या देखते हैं कि दक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन हमें देखने के लिए मिलता है। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि मेघालय प्लेट्यू जो जिसके अंतर्गत आता है गारो खासी जयंतिया हिल्स, कहाँ पे आता है, मेघालय प्लेट्यू में आता है। करबी एंगलोंग प्लेट्यू हो गया, जिसको असम में मान लेते हैं, ठीक है, असम मेघालय दोनों में है ये, उसे असम में मानते हैं इसे हम। करबी एंगलोंग प्लेट्यू हो गया, नॉर्थ कचार हिल्स हो गया जो कि असम का में है। ये सब क्या है आपका, इसी जो प्लेट्यू है इसी का एक्सटेंशन है, मतलब दक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो दक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, इसमें क्या कहते हैं, मेघालय प्लेट्यू है, करबी एंगलोंग प्लेट्यू है और नॉर्थ कचार हिल्स है। तो मेघालय प्लेट्यू के अंतर्गत जो हिल्स आता है वो है गारो खासी और जयंतिया। ये तो सबको याद होगा कि गारो खासी जयंतिया मेघालय में पड़ता है, तो ये मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा है। और करबी एंगलोंग प्लेट्यू याद रखिएगा कि ये असम में है, मेघालय में भी मान लेते हैं, पर लेकिन जो मेनली ये मानते जाता है असम में। एग्जाम में आप सीजीएल में क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो एक बार इसको करबी एंगलोंग प्लेट्यू को असम में का पार्ट माना गया था, ठीक है। तो करबी एंगलोंग प्लेट्यू जो है ये आपका असम में पड़ता है। उसके बाद नॉर्थ कचार हिल्स जो है ये असम में, नॉर्थ कचार हिल्स असम में है, नॉर्थ कचार हिल्स असम में है। तो ये सब किसका हिस्सा है, एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा करबी एंगलोंग प्लेट्यू कहाँ पे पड़ता है, असम में, और नॉर्थ कचार हिल्स भी असम में पड़ता है। और मेघालय प्लेट्यू तो मेघालय में ही होगा, और इसका मेघालय प्लेट्यू में कुछ हिल्स आता है जो कि गारो खासी और जयंतिया हिल्स है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए राजमहल प्लेट्यू की बात करें तो ये ईस्टर्न बाउंड्री है ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब हम क्या देख रहे हैं, राजमहल हिल्स। तो याद रखिएगा कि राजमहल हिल्स जो है ये क्या है, मैक्स नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है डेक्कन प्लेट्यू का। कौन, राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स क्या बनाता है, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब देखते हैं मालदा फॉल्ट और मालदा गैप। देखिए मालदा फॉल्ट और मालदा गैप, यानी देखिए जैसे कि हम क्या देखें कि ये डेक्कन प्लेट्यू का ही हमें एक्सटेंशन देखने के लिए मिला है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, जो कि हम मेघालय प्लेट्यू देखे थे, कार्बी एंगलोंग देखे थे, ये सब क्या था, यही डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन था। पर क्या होता है कि जैसे हम जब इस डेक्कन प्लेट्यू के अलॉन्ग चलेंगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बीच में जो एक मालदा नाम का जगह पड़ता है जो वेस्ट बंगाल में मानते हैं, उस जगह पे हम पूरा एकदम देखते हैं एरिया नॉर्मली सपाट दिखता है, हमें वहाँ लगता ही नहीं कि कोई हिल्स है, मतलब यहाँ पे कोई प्लेट्यू वगैरह कुछ दिखता ही नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए, और उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं, जब मेघालय तरफ जाते हैं फिर हम वहाँ देखने लगते हैं कि मेघालय प्लेट्यू है। फिर हम ये देखते हैं कि अब हो सकता है कि माना जा सकता है वो हिमालय का पार्ट है, पर वो हिमालय का पार्ट नहीं है। यदि आप ठीक से पढ़ेंगे देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि वो हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि हिमालय वहाँ जाने के बाद साउथवर्ड टर्न लेके उसका कहानी वहीं रुक जाता है। पर ये जो है फिर मतलब पता चला कि यही जो डेक्कन प्लेट्यू है इसी का एक्सटेंशन है, जिसके कि जो कि मेघालय प्लेट्यू और करबी एंगलोंग वगैरह है, ठीक है। तो वही जो बीच में जो गैप आ जाता है मालदा में, इसे ही मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि मालदा गैप क्या है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मालदा गैप या मालदा फॉल्ट कहते हैं इसे। इसी तरह से एक और फॉल्ट आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है, जहाँ हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यूज वगैरह देख रहे थे जिस क्षेत्र में, यानी कि कहाँ देख रहे थे हम, सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ देख रहे थे छोटा नागपुर प्लेट्यू, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो वहीं आसपास में नर्मदा रिवर वगैरह इधर निकलती है, वहीं पे क्या है कि भीमा फॉल्ट है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। भीमा फॉल्ट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि भीमा फॉल्ट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो भीमा फॉल्ट महाराष्ट्र में और मालदा फॉल्ट वेस्ट बंगाल में, ठीक है। भीमा फॉल्ट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। भीमा फॉल्ट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और अगर हम देखें मालदा फॉल्ट हमारा वेस्ट बंगाल में, पर मालदा फॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। वैसे याद रहेगा, इतना कहानी सुनने के बाद तो याद रहेगा ही। तो मालदा फॉल्ट कहाँ है हमारा, वेस्ट बंगाल में है, और सेपरेट करता है एंटायर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो कि असम में है, मेघालय प्लेट्यू और नॉर्थ कचार प्लेट्यू, ये जो असम में पड़ता है, इनसे क्या करता है, सेपरेट करता है मालदा फॉल्ट किसको, पूरे जो अदर एंटायर पार्ट है ऑफ डेक्कन प्लेट्यू को वो सेपरेट करता है। कौन, मालदा फॉल्ट फ्रॉम कार्बी एंगलोंग, मेघालय प्लेट्यू और नॉर्थ कचार प्लेट्यू से। तो अब देखिए कार्बी एंगलोंग हम कहाँ जानते हैं, असम में है, और मेघालय प्लेट्यू तो मेघालय में, जिसमें गारो खासी और जयंतिया पड़ता है, ये हिल्स हैं, ठीक है। और आप देखेंगे
तो एक बात बताइए कि गारो खासी जयंतिया किस प्लेट्यू का हिस्सा है? तो आपको आंसर देना है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है, ठीक है। तो और हम यहाँ पे गारो खासी जयंतिया देख लिए किसका पार्ट है, मेघालय का। गारो खासी जयंतिया हिल्स जो है किस प्लेट्यू का पार्ट है, मेघालय का। और देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू तो बोलेंगे, पर पेनिनसुलर प्लेट्यू में किस प्लेट्यू का, मेघालय प्लेट्यू का, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया और किसका पार्ट है, तो मेघालय प्लेट्यू का, और मेघालय प्लेट्यू पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो इतना खत्म हो गया। अब खासी, गारो खासी जयंतिया में जो खासी जो हिल्स है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चेरापूंजी और मौसिनराम वगैरह जो आप जगह देखते हैं जब हाईएस्ट रेनफॉल पड़ता है इन इंडिया, तो ये कहाँ पे, ये सारा खासी हिल्स में ही, खासी हिल्स में ही पड़ता है। गारो खासी और जयंतिया में जो बीच वाला है खासी, इसमें ही चेरापूंजी, मौसिनराम और शिलोंग जो कि मेघालय का राजधानी है, कैपिटल है, वो कहाँ पे, खासी में ही पड़ता है, ठीक है। खासी हिल्स में पड़ता है चेरापूंजी, मौसिनराम और शिलोंग, ठीक है। चेरापूंजी, मौसिनराम और शिलोंग। तो आपको बोलेगा हाईएस्ट रेनफॉल किस हिल्स में पड़ता है, तो आपको बताना है खासी हिल्स, क्योंकि यहीं पे पड़ता है मौसिनराम, ठीक है। तो चेरापूंजी, मौसिनराम और शिलोंग, ये सब किसका, कहाँ पे लोकेटेड है, खासी हिल्स में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, खासी हिल्स में। और इसी तरह से नॉर्थ कचार प्लेट्यू जो कि असम का पार्ट है, तो यहाँ पे मिकिर और रेंगमा हिल्स आप देखते हैं। मिकिर और रेंगमा हिल्स कहाँ देखते हैं आप, नॉर्थ कचार प्लेट्यू में, ठीक है। नॉर्थ कचार प्लेट्यू में, जो कि नॉर्थ कचार प्लेट्यू भी हालांकि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि मिकीर और ये जो रेंगमा हिल्स है, मिकीर एंड रेंगमा हिल्स जो है, ये कहाँ किसका हिस्सा हुआ, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा हुआ इनडायरेक्टली। तो नॉर्थ कचार प्लेट्यू में कौन से हिल्स देखते हैं हम, मिकीर और रेंगमा। और कहाँ है ये, असम में, क्योंकि नॉर्थ कचार प्लेट्यू हम कहाँ देखते हैं, असम में। तो मिकीर और रेंगमा हिल्स भी कहाँ मानेंगे, असम में मानेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ कचार प्लेट्यू हमारा कहाँ है, नॉर्थ कचार प्लेट्यू हमारा असम में। और नॉर्थ कचार प्लेट्यू का जो है हमारा प्लेट्यू का जो हिल्स है कौन सा है, मिकीर और रेंगमा। मिकीर और रेंगमा हिल्स नॉर्थ कचार प्लेट्यू का भाग है। गारो खासी और जयंतिया मेघालय प्लेट्यू का। और खासी जो प्लेट्यू है, खासी जो हिल्स है, इस पे चेरापूंजी, मौसिनराम और शिलोंग लोकेटेड है। और नॉर्थ कचार प्लेट्यू का हिस्सा है मिकीर हिल्स और रेंगमा हिल्स। मिकीर और रेंगमा हिल्स किसका पार्ट है, नॉर्थ कचार प्लेट्यू का। नॉर्थ कचार प्लेट्यू का पार्ट है मिकीर एंड रेंगमा हिल्स। नॉर्थ कचार प्लेट्यू का पार्ट है मिकीर एंड रेंगमा हिल्स, ठीक है। तो चलिए अब हमारा, हम दक्षिण प्लेट्यू लगभग हम खत्म कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है। जितना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हम अप्रोक्सीमेटली कवर कर लिए हैं। और अगर जरूरत का कुछ हुआ तो पीवाईक्यू करते वक्त हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है क्या है, बोथ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट लाइज वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज रेस्पेक्टिवली। तो डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्ट वाला हिस्सा है उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्ट वाला भाग है इसे हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट समझ गया क्या होता है। वेस्टर्न घाट का मतलब हुआ वेस्ट साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू कैसा था, ट्रायंगुलर इन्वर्टेड शेप में, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। बोथ द घाट्स हैव सेम डिस्टिंक्टिव, both the ghats have some distinctive features and differentiating points, ये रहे, these are block mountains। तो देखिए जो जैसे कि हम क्या देखे कि हमारा वो सतपुरा वगैरह जो देखे थे, सतपुरा के साथ किस टाइप का हमारा माउंटेन था, वो ब्लॉक माउंटेन था, ठीक है। इसी तरह से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू बीच में पड़ता है और दोनों साइड माउंटेन है, एक दोनों ही साइड कौन कौन सा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। और आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो जनरल एलिवेशन है वो 600 to 900 मीटर, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का था तो वही इसका भी मानते हैं मिला जुला के। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अलग अलग करके। तो बस याद रखना है आपको, ध्यान अभी जो इतना चीज़ देखे इसमें से मतलब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। वेस्टर्न घाट मतलब वेस्ट साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट मतलब ईस्ट साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि ब्लॉक माउंटेन्स है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कौन से माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन्स, और इसका जनरल एलिवेशन 600 to 900 मीटर होता है। और देखिए अब हम देखेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में और ईस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट के बारे में कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। वेस्टर्न घाट जो हमारा वेस्टर्न साइड वाला हिस्सा है वो क्या, वेस्टर्न घाट जो है हमारा ये कैसा कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार, मतलब पहाड़ का एक सीरीज है, मतलब रेंज है, तो ठीक है। तो ये क्या है, पूरा कंटिन्यूअस है, मतलब पूरा ऊंचा भाग है, लेकिन खाली इसको पार करने के लिए सिर्फ आपको अगर पार करना है तो आप सिर्फ पासेस के थ्रू ही पार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आप देखेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे कि ज़्यादातर रिवर किधर फॉलो होती है,
बे ऑफ बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा रिवर फ्लो होती है, ये क्या करती है, ईस्टर्न घाट को तोड़ देती हैं। तो यहाँ पे पास करने के लिए बहुत सारा जगह बन जाता है, हमें पासेस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो पासेस हमें बनाने पड़ेंगे वो पासेस होंगे कौन से, वेस्टर्न घाट में, क्योंकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है। जो पढ़ रखे हैं वो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट कैसे हैं, कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। और ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स। क्या करती है, रिवर्स से मतलब रिवर से तोड़ फोड़ देती हैं, ठीक है। ये रेगुलर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में यही फर्क है कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है ड्यू टू रिवर्स, क्योंकि ये क्या करती है, इसे डिसेक्टेड कर देती है, तोड़ फोड़ देती है। और एवरेज एलिवेशन अगर बात कर लें तो वेस्टर्न घाट का 900 to 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट का 600 मीटर्स हम मान लेते हैं ईस्टर्न घाट्स का जो एवरेज एलिवेशन है, ठीक है। एवरेज एलिवेशन 600 मीटर ईस्टर्न घाट का, लेकिन वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो 900 to 1600 मीटर, ठीक है। और वेस्टर्न घाट के बारे में देखें तो वेस्टर्न घाट जो है ये तापी, फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी हिल्स का जो साउथ पार्ट पड़ता है वहाँ तक हम देखते हैं वेस्टर्न घाट का विस्तार, ठीक है। नीलगिरी हिल्स का जो साउथ पार्ट है, ठीक है। तो तापी रिवर हम कहाँ देखे थे, हम देखे थे इसे हम जहाँ पे सतपुरा हिल्स पड़े थे, सतपुरा रेंज, उसके बाद फिर नर्मदा रिवर, फिर तापी, सॉरी फिर विंध्या रेंज, उसके बाद फिर हम क्या देखे थे, तापी रिवर फ्लो होती थी। तो वो तापी जो थी, जहाँ से मतलब मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जहाँ से डेक्कन प्लेट्यू शुरू हुआ था, उसी के जो अगर वेस्टर्न पार्ट अगर हम वहीं से देखना शुरू करें तो उसी जगह से वेस्टर्न पार्ट में उसके जो एक नैरो हिस्सा है वो इसका चलता आ रहा है, ठीक है, डेक्कन वेस्टर्न घाट का। तो वेस्टर्न घाट कहाँ से, फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स, फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स तक ये स्ट्रेच्ड है, ठीक है, मतलब फैले हुए हैं, स्प्रेड हैं। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स, फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स में हम देखते हैं वेस्टर्न घाट स्ट्रेच्ड हैं। और स्प्रेड अक्रॉस किस किस राज्य में फैले हैं, याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट 6 स्टेट्स में स्ट्रेच्ड है, ठीक है। 6 स्टेट में ये स्प्रेड है। कौन कौन से स्टेट्स में पहला आपका गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। तो ये कभी कभी लगता है मन में कि केरल तक ही होगा ये, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा तमिलनाडु तक भी ये फैला है, ठीक है। ये तमिलनाडु तक विस्तृत है। 6 स्टेट्स में फैले हैं, टोटल 6 स्टेट्स में फैले हैं आपके वेस्टर्न घाट। कौन कौन से, तो गुजरात से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि नर्मदा रिवर वगैरह वहीं से, मतलब तापी आप थोड़ा नीचे आपको दिखता है मैप में, लेकिन एक्चुअली हम इसको मानते हैं गुजरात से फैलना स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट तापी से हम बात की तो तापी का थोड़ा ऊपर की तरफ से ही ये निकल जाता है, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना है ये 6 स्टेट्स में ये फैला हुआ है, ठीक है। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, मैप देखिए एक बार क्लियर हो जाएगा कि वेस्टर्न घाट का विस्तार कहाँ से है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा। एक्चुअली ऐसे बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये 6 स्टेट्स में फैले हैं वेस्टर्न घाट। और अगर हम अब नेक्स्ट देखते हैं हम ना, कि ये जो है यहाँ पे काउज ओरियोग्राफिक रेनफॉल, जब रेनफॉल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे पहाड़ होता है ना, वहाँ पे ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है। कैसे होता है, क्या होता है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी ओरियोग्राफिक रेनफॉल काउज क्या, वेस्टर्न घाट क्या काउज करता है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल। वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है, ठीक है। ओरियोग्राफिक रेनफॉल काउज ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। वेस्टर्न घाट काउज ओरियोग्राफिक रेनफॉल, याद रखिए। हाईएस्ट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो क्या होता है, हाइट अगर बात करें तो हाइट इंक्रीज करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे आप नॉर्थ से साउथ बढ़ते हैं, जैसे कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, गुजरात से, तो गुजरात से फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु तक गए थे। तो इधर हम ऐसे ही, जब आप गुजरात से शुरू करेंगे मतलब ये नॉर्थ हुआ, और हम अगर तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं, साउथ हुआ। तो नॉर्थ से जब साउथ की तरफ जाते हैं तो इसका हाइट बढ़ता है, ठीक है। किसका, वेस्टर्न घाट का हाइट बढ़ता है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक अगर बात करें वेस्टर्न घाट की, तो जो कि अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलई हिल्स पे स्थित है, और इसका हाइट कितना है, 2695 मीटर। और अनाईमुदी किस राज्य में लोकेटेड है, केरला में। कहाँ पे लोकेटेड, केरला में। और याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है, साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुदी ही है। और अनाईमुदी किस हिल्स पे लोकेटेड है, अन्नामलई हिल्स पे, अनामलाई हिल्स पे लोकेटेड है अनाईमुदी। और ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, जो कि केरला में लोकेटेड है। अनाईमुदी कहाँ है, केरला में। किस हिल्स पे है, अनामलाई हिल्स पे। हाइट है 2695 मीटर, हाइट है 2695 मीटर।
2695 मीटर, ठीक है, 2695 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई हिल्स पे स्थित है और 2695 मीटर इसका हाइट है, और ये केरला में है। कहाँ पे? केरला में है, ठीक है, केरला में। और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी हम अनाई मुदी को ही मानते हैं, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट का, और सेकंड हाईएस्ट पीक आल्सो ऑफ क्या कहते हैं साउथ इंडिया, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु डोडा बेटा को कहते हैं, डोडा बेटा ये 2637 मीटर का है, ठीक है, 2637। और अनाई मुदी कितना है? 2695, ठीक है, 2695 मीटर का अनाई मुदी है, जो कि अन्नामलई हिल्स पे स्थित है। और डोडा बेटा का बात करें तो ये 2637 मीटर का है, ये सेकेंड हाईएस्ट पिक है। और तमिलनाडु का हाईएस्ट पिक है। एक एग्जाम में पूछ लिया था कि तमिलनाडु का हाईएस्ट पिक बताइए कौन सा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो तमिलनाडु का अगर हाईएस्ट पिक पूछे तो डोडा बेटा, लेकिन अगर पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पिक पूछे तो अनाईमुडी, जो कि केरल। और अगर पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पिक है, इसका मतलब केरल का भी तो हाईएस्ट पिक होगा ही, ठीक है। तो अनाईमुडी केरल का हाईएस्ट पिक है, और साउथ इंडिया का भी हाईएस्ट पिक है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलई हिल्स पे स्थित है, और 2695 मीटर हाइट है इसका। और सेकेंड हाईएस्ट पिक अगर बात करें साउथ इंडिया का, और सबसे हाईएस्ट पिक है ये तमिलनाडु का, जिसका नाम है डोडा बेटा, ठीक है। तो हाईएस्ट पिक ऑफ तमिलनाडु इज डोडा बेटा, एंड इट इज सेकंड हाईएस्ट पिक ऑफ साउथ इंडिया। एंड Anaimudi is the highest peak of South India and highest peak of Kerala, and located on Annamalai Hills in Kerala State। 2695 मीटर हाइट है अनाईमुदी का, ठीक है, जो कि अन्नामलाई हिल्स पे लोकेटेड है। और डोडा बेटा का हाइट कितना है? 2637 मीटर, और ऑन नीलगिरी हिल्स। डोडा बेटा किस हिल्स पे लोकेटेड है? ऑन नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी हिल्स पे। और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है ऑफ साउथ इंडिया, एंड तमिलनाडु का ये हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में, ठीक है। डोडा बेटा तमिलनाडु में लोकेटेड है, और वहाँ का हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है। और ऊटी जो है यहीं पे डोडा बेटा में ही लोकेटेड है। ऊटी जो हिल स्टेशन है वो डोडा बेटा में ही लोकेटेड है, मतलब नीलगिरी हिल्स में। डोडा बेटा जो है वहीं पे क्या है, ऊटी लोकेटेड है, ऊटी, ठीक है, ऊटी नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। याद रखिएगा कि डोडा बेटा किस हिल्स में है? नीलगिरी हिल्स में। और यहीं पे ऊटी भी देखने के लिए मिलता है, ऊटी जो हिल स्टेशन है यहीं मिलता है। वो कभी भी साउथ फिल्म में इसका जिक्र होता है कि ऊटी जा रहे हैं। तो डोडा बेटा जो है कहाँ है? नीलगिरी हिल्स पे, ठीक है, 2637 मीटर इसका हाइट है डोडा बेटा का, और ये नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। तमिलनाडु राज्य का सबसे हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, और ऊटी यहीं पे देखने के लिए मिलता है। और याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट का जो सादर्न मोस्ट हिल है वो है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल जो है ये सादर्न मोस्ट हिल है किसका? वेस्टर्न घाट का। सादर्न मोस्ट हिल ऑफ वेस्टर्न घाट इज कार्डमम हिल्स, ठीक है, सादर्न मोस्ट हिल ऑफ वेस्टर्न घाट इज कार्डमम हिल्स। वेस्टर्न घाट का जो सबसे दक्षिणी हिल है कौन सा है? कार्डमम है, ठीक है, कार्डमम पहाड़ी वेस्टर्न घाट का सबसे सादर्न हिल है, ठीक है। अब हम थोड़ा ईस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट के बारे में क्या देख रहे थे स्टार्टिंग में, ये डिसकंटिन्यूअस है, इरेगुलर है, और डिसेक्टेड है बाय रिवर, ठीक है। रिवर क्या करती है? इसे तोड़ फोड़ देती है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और इसका एवरेज एलिवेशन कितना है? 600 मीटर। और वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कितना था? 900 to 1600 मीटर। तो बताइए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में ज़्यादा हाइट किसका होगा? वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। और हम वेस्टर्न घाट के बारे में ही पढ़े थे, जब हम नॉर्थ साउथ तरफ बढ़ते हैं तो वेस्टर्न घाट का हाइट क्या होता है? इंक्रीज होता है, ये सब तो देख लिए थे। और अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये स्ट्रेच्ड है कहाँ से? फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी, ठीक है। ये भी नीलगिरी तक जाता है, इसलिए वो भी नीलगिरी तक जाता था। कहाँ से? वो तापी से लेके नीलगिरी तक जाता था, साउथर्न नीलगिरी। और इसी तरह से ये जो है ईस्टर्न घाट, ये एक्चुअली ईस्टर्न साइड में है, इसलिए महानदी वैली जो है, महानदी वैली, आप महानदी का पढ़े होंगे तो आपको लोकेशन वगैरह पता होगा। तो महानदी वैली जो है वहाँ से नीलगिरी तक फैला हुआ है ईस्टर्न घाट, ठीक है। महानदी वैली टू नीलगिरी तक कनेक्ट्स वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कौन कनेक्ट करता है? नीलगिरी, क्योंकि वो भी नीलगिरी तक गया था। कौन? वेस्टर्न घाट तापी से नीलगिरी तक। और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के बारे में भी हम देख रहे हैं, ये भी महानदी वैली से नीलगिरी तक जा रहा है। ईस्टर्न घाट भी महानदी वैली से नीलगिरी तक जा रहा है। इसका मतलब नीलगिरी क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है दोनों को, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को। कौन कनेक्ट करता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट कौन करता है? तो नीलगिरी करता है, ठीक है, नीलगिरी। और हाईएस्ट पीक अगर बात करें ईस्टर्न घाट का तो ये महेंद्रगिरी है। इसका एक्चुअली हाइट है 1501 मीटर। ज़्यादातर जगह ये देखने के लिए लिखा हुआ मिल जाता है, पर एक जिंदागढ़ा करके जगह पड़ता है, ये जिंदागढ़ा हिल्स है, जो कि 1690 मीटर का है। हालांकि देखा जाए तो महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है उससे ज़्यादा है ये जिंदागढ़ा, ठीक है, 1690 मीटर। तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट
जो ऑप्शन में हम क्लिक करके आइए, ठीक है। जिंदागढ़ा 1690 मीटर हाइट का है, जो कि हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। लेकिन बहुत सारी जगह लिखे होते हैं महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर हाइट का है, तो उसे भी याद करना हमारा फर्ज बनता है, ताकि एग्जाम में अगर ऑप्शन आए तो हम मज़े में छोड़ के ना आ जाए। तो इसलिए तो महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ा दोनों ही लोग मानता है। तो देखिए महेंद्रगिरी का हाइट 1501 मीटर और जिंदागढ़ा, दोनों ऑप्शन मिला तो जिंदागढ़ा क्लिक कीजिए, और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है तो फिर तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदागढ़ा 1690 मीटर, ठीक है, और महेंद्रगिरी 1501 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ जिंदागढ़ा एज 1690 मीटर का, ठीक है। 1690 मीटर का जिंदागढ़ा, ठीक है, और महेंद्रगिरी 1501 मीटर का, ठीक है। हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट देखें तो जिंदागढ़ा 1690 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर, ठीक है। जिंदागढ़ा कितना 1690, महेंद्रगिरी 1501 हाईएस्ट पीक है किसका, ईस्टर्न घाट का। और सेवरॉय हिल्स, जवादी हिल्स लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट, ठीक है। साउथ ईस्ट अगर देखेंगे इसका, साउथ ईस्ट में अगर हम देखेंगे ईस्टर्न घाट का, तो हमें सेवरॉय हिल्स और जवादी हिल्स देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में हमें सेवरॉय और जवादी हिल्स लोकेटेड है। इसका ईस्टर्न घाट का साउथ ईस्ट में, ईस्टर्न घाट का साउथ ईस्ट में हमें सेवरॉय हिल्स और जवादी हिल्स देखने के लिए मिलता है। सेवरॉय और जवादी हिल्स देखने के लिए मिलता है। सेवरॉय और जवादी हिल्स देखने के लिए मिलता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ हिल्स जो कि ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ईस्टर्न घाट के कुछ हिल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हम उधर में तो देख ही लिए थे, अन्नामलई हिल्स देखे थे हम, जिसपे कि हमारा अनाईमुदी स्थित था 2695 मीटर हाइट का केरला स्टेट में, जो कि हाईएस्ट पीक था वेस्टर्न घाट का और केरला स्टेट का। और हम वहाँ पे एक और हिल्स देखे थे, नीलगिरी हिल्स देखे थे, जो कि हमें दोदा बेटा हमें इसी पे देखने के लिए मिला था, जो तमिलनाडु स्टेट का हाईएस्ट पीक है। और सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, जो कि 2637 मीटर का है। और नीलगिरी हिल्स भी हम देख लिए, तो हम नीलगिरी हिल्स में देखे थे टोडा बेटा के आसपास में, ऊटी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो और हम सादर्न मोस्ट हिल भी देख लिए थे वेस्टर्न घाट का, तो कार्डमम हिल्स था। तो हम 3 हिल्स तो उधर देख लिए थे, क्योंकि वेस्टर्न घाट का पार्ट है। उधर में और भी हिल्स है, लेकिन हम अभी फिलहाल ईस्टर्न घाट के हिल्स को ध्यान में याद कर लेते हैं। तो उसके अलावा जो भी हिल्स होंगे वो सारे अंकित करके मान लेंगे वेस्टर्न घाट के। तो ईस्टर्न घाट के हम हिल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट में आपको देखने के लिए मिलेगा नल्लामलई हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नगारी हिल्स, जवादी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, पंचमलई हिल्स और सिरुमलई हिल्स, ठीक है। और हम पंचमलई से रिलेट करके कुछ हम आपको पहले बता चुके थे कि एक पंचमरही करके जो है कि हिल पड़ता है, जो कि क्वीन ऑफ सतपुरा बोलते हैं उसे, वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसका नाम पंचमरही है, याद रखिएगा, वो पंचमरही है और वो क्वीन ऑफ सतपुरा है, सतपुरा है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन अगर हम पंचमलई की बात करें तो ये हिल पड़ता है, किसका हिस्सा है ये हिल है आपका ईस्टर्न घाट का हिस्सा, ईस्टर्न घाट का हिल है पंचमलई। तो ये क्या क्या है, नल्लामलई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवरॉय, पंचमली और सिरुमलई, ठीक है। तो एक्चुअली मैं परमार सर से पढ़ा था, तो उसमें उसने मुझे एक ट्रिक सिखाए थे कि नल्ला वेनु पाल को ना जा सके तो 5 सिर पाल लिए, ठीक है। ये थोड़ा मतलब अजीब सा ट्रिक लगता है सुनने में, तो आप चाहें तो ये ट्रिक को लिखिए अभी कॉपी पे, तो फिर याद करने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। आप और ये चीज़ें जितनी भी इसमें लिखी हुई है ना, तो ये मैं हालांकि पढ़ रहा हूँ नोट्स से, लेकिन आप कोई भी बुक उठा लें, लाइक क्रॉन वगैरह या फिर लुसेंट वगैरह, जो भी बुक उठाएंगे आपको सारी चीज़ें लिखी मिल जाएंगी उन बुक्स में, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। हालांकि हम अभी इसे याद करने का कोशिश कर रहे हैं, पर हम इसका रिवीजन भी करेंगे, वो थोड़ा फास्ट होगा, रिवीजन वीडियो में थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन ये हम अभी रट्टा मार रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के हम रट रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए अभी थोड़ा ट्रिक को पहले लिखिए पेपर पे, नल्ला वेनु, ठीक है, पाल को ना जा सके तो 5 सिर पाल लिए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ के हिल्स हैं। तो ठीक है, नल्ला मलई हिल्स की बात करें तो नल्ला से हो गया नल्ला मलई हिल्स, वेनु से हो गया वेनुकोंडा हिल्स, पालको से हो गया पालकोंडा हिल्स, ना से हो गया नगारी, जा से हो गया जवादी, और सके का जो स है उससे हो गया सेवरॉय, और तो को छोड़ दीजिए, और 5 जो है 5 से हो गया पंचमलई, सिर से हो गया सिरुमलई, ठीक है। तो आपके इतने हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट के हिल्स हैं, ठीक है। तो नल्ला मलई, वेनुकुंडा, पालकोंडा,
नगारी, जवादी, सिवरोई, पंचमलई, सिरुमलई। हालांकि वो ट्रिक से ज़्यादा आसान तो इसे राइम में पढ़ के याद करने से लग रहा है ना, कैसा नल्ला मलाई, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सिवरोई, पंचमलई, सिरुमलई। देखिए आप अगर नल्ला मलाई हिल्स याद कर लीजिए, और वेनकोंडा और पालकोंडा एक जैसा लग रहा है, तो नल्ला मलाई हिल्स, वेनकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी एक जैसा लग रहा है। सिवरोई, पंचमलई और सिरुमलई, पंचमलई सिरुमलई फिर साथ एक जैसा लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान सुनिए। ईस्टर्न घाट के हिल्स हम देख रहे हैं, नल्ला मलाई, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, पंचमलई, सिरुमलई। और पंचमरही के बारे में क्या पढ़े, वो वेस्टर्न सॉरी क्वीन ऑफ सतपुरा है, और मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वो पंचमरही है और यहाँ पे पंचमलई है, ठीक है। तो नल्लमलई, वेनकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवरोई, पंचमरई, सिरुमलई। नल्लामलई, वेनकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलई, वेनकोंडा, पालकोंडा, तीन जाती है, नल्लामलई, वेनकोंडा, पालकोंडा। और उसके बाद नगारी, जवादी, नगारी, जवादी, नगारी, जवादी, नगारी, जवादी, नगारी, जवादी, फिर सेवरोई, फिर सेवरोई, सेवरोई, ठीक है। और उसके बाद पंचमलई और सिरुमलई, पंचमलई और सिरुमलई, पंचमलई और सिरुमलई, ठीक है। तो याद कीजिए कौन सा है, नल्लामलई, वैनकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवरोई, पंचमलई, सिरुमलई, ठीक है। हो गया याद? नहीं हुआ तो 2-4 बार सुन लीजिए और हो जाएगा याद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ पासेस पढ़ लेते हैं जो कि हमारे कहाँ होंगे पासेस, बताइए। क्योंकि हमने क्या देखा था, ईस्टर्न घाट को रिवर्स क्या करती है, तोड़ फोड़ देती हैं। तो हमारे पासेस होंगे कहाँ होंगे, वेस्टर्न घाट में होंगे। तो वेस्टर्न घाट में जो स्थित कुछ पास है हम उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट, ये 3 घाट है, ठीक है। तो भोर घाट मतलब सबसे ऊपर, मतलब वो भोर घाट हो गया। भोर घाट में कहाँ से किसको जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ठीक है। और थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और पाल घाट अन्नामलई को नीलगिरी से जोड़ता है। पालघाट, अन्नामलई। अब बताइए अन्नामलई के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ खास जानते हैं? हम जानते हैं अन्नामलई हिल्स में ही अनाईमुडी स्थित है, जो कि केरला राज्य में है। और हाईएस्ट पीक है किसका, साउथ इंडिया का, और हाईएस्ट पीक केरला का तो होगा ही इसी वजह से, ठीक है। तो अन्नामलई को नीलगिरी से, अब नीलगिरी के बारे में क्या जानते हैं, नीलगिरी क्या करता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पाल घाट होगा, तो ये नीलगिरी था, ठीक है। तो पाल घाट क्या करता है, सबसे नीचे है, इसलिए क्या करता है, अन्नामलई और नीलगिरी को जोड़ता है। तो भोर घाट सवेरा, भोर किसको बोलते हैं, सुबह सुबह, नहीं सबसे ऊपर की तरफ में कौन सा है, भोर घाट है, जो कि मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद थाल घाट आता है। थाल घाट में क्या देखते हैं, ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। शायद नासिक को, जिसने बताया था कि नासिक को शायद हम क्या बोलते हैं, वाइन फैक्ट्री ऑफ इंडिया बोलते हैं शायद। तो इसीलिए पहले भोर में गए मुंबई से पुणे काम करने, फिर वहाँ से गए घर अपना, फिर मुंबई से फिर चले गए नासिक, क्योंकि वाइन फैक्ट्री। उसके बाद फिर हम पालघाट देखते हैं, जो कि अन्नामलई को नीलगिरी से जोड़ता है, सबसे नीचे है ये, ठीक है। पालघाट सबसे नीचे है। तो याद करने का ट्रिक वगैरह थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो भोर घाट मुंबई टू पुणे, और थाल घाट मुंबई टू नासिक, पालघाट अन्नामलई टू नीलगिरी, ठीक है। तो भोर घाट क्या किसको किसको जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और पाल घाट अन्नामलई से नीलगिरी को जोड़ता है, ठीक है। और ये थोड़ा इंग्लिश हिंदी का इश्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी इतना सा इंग्लिश तो सबको आता है आजकल, और अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा जो रटने वाला चीज़ है उसमें क्या इंग्लिश क्या हिंदी, वो तो बस ये रटना है। जो समझने का चीज़ है वो आप हिंदी वाला कोई बुक से पढ़ के, कराउन से मेनली पढ़ के आप समझ सकते हैं, क्योंकि कराउन अच्छा बुक है, बहुत अच्छा लगता है वो। तो देखिए, तो भोर घाट मुंबई से पुणे में, थाल घाट मुंबई से नासिक में, और पाल घाट अन्नामलई को नीलगिरी से, ठीक है। तो भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और पाल घाट अन्नामलई को नीलगिरी से जोड़ता है, ठीक है। और माउंटेन पिक्स एट द mountainous border of Indian state of Nagaland and the शेंगेन रीजन ऑफ म्यांमार, माउंट सारामती, ठीक है। अब यहाँ से थोड़े कुछ तो देखिए हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, तो सर करवाए थे एक्चुअली, तो उसमें हमें कुछ खास पॉइंट्स मिला था जो कि है इधर लिखा हुआ। चलिए कुछ कुछ चीज़ याद कर लेते हैं कि ऐसा माउंटेन पीक एट द माउंटेनियस बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड द सेंगेन रीजन ऑफ म्यांमार। कौन सा माउंट है, तो माउंट सारामती। तो याद रखिएगा, मैं अब बता दे रहा हूँ कि नागालैंड राज्य, नागालैंड और संगेन रीजन पड़ता है म्यांमार का, उनके बीच में कौन सा माउंटेन स्थित है, ये कुछ ऐसा पूछना चाहता है। तो ये माउंट सारामती स्थित है।
एक्चुअली जब हम PYQs करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है कि माउंटेन पिक का बात करता है एट द माउंटेनियस बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड द सैंगन रीजन ऑफ म्यांमार। कौन सा है? माउंट सारामती। तो नागालैंड और सैंगन रीजन जो म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है, सैंगन क्षेत्र म्यांमार का, उसके बीच में कौन सा माउंटेन है? तो माउंट सारामती है। कौन सा है? माउंट सारामती है, माउंट सारामती है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट नादर एंड नॉर्थ ईस्ट बाइंड इंडिया इज यंग फोल्ड माउंटेन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि उत्तर पश्चिम, उत्तर यानी नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब, ये चारों साइड से, तीनों साइड से इंडिया को कौन घेरता है बताइए? तो आप देखते हैं सबसे नॉर्थ में देखिए कौन दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए आपको दिखेगा हिमालय, और हिमालय क्या है? हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है, याद रखिएगा। तो भारत के उत्तर, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा पहाड़ देखने के लिए मिलता है? हमें हिमालय पर्वत देखने के लिए मिलता है। और हिमालय कैसा पर्वत है? यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस किए थे ड्यूरिंग लेक्चर। तो माउंट जैपुनो, याद रखिएगा, माउंट जैपुनो जो है वो सिक्किम में पड़ता है। माउंट जैपुनो कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। माउंट जैपुनो कहाँ पड़ता है? माउंट जोपुनो सिक्किम में पड़ता है। माउंट जोपुनो कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। माउंट जोपुनो कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। माउंट जोपुनो कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और कुमाऊं हिमालय इज बिटवीन सतलज एंड काली। कुमाऊं हिमालय कहाँ पड़ता है? सतलज और काली के बीच में। कुमाऊं हिमालय इज बिटवीन सतलज एंड काली। कुमाऊं हिमालय कहाँ पड़ता है? सतलज और काली के बीच में। तो वैसे हम इसका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम देखिए, अगर हम अपना जो हिमालय है इसका डिवीजन अगर हम रिवर के बेसिस पे देखें, रिवर जो काटते हैं उस बेसिस पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में आप पाएंगे पंजाब हिमालय को। सतलज और काली के बीच में आप पाएंगे कुमायूं हिमालय को। काली और तीस्ता के बीच में आप पाएंगे नेपाल हिमालय को। तीस्ता और दिहांग के बीच में आप पाएंगे असम हिमालय को। ये 4 डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं था तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, पर लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने याद किया था तो इस ध्यान में है, तो सुन लीजिए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। अगर हम रिवर के बेसिस पे हिमालय का डिवीजन देखें तो आप पाएंगे कि इंडस से सतलज के बीच में जो हिमालय का हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय का हिस्सा आएगा उसे पंजाब हिमालय। सतलज और काली रिवर के बीच में जो आएगा उसे कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच में, देखिए सतलज उसके बाद काली, तो काली और कुमायूं एक सा लगता है ना, सतलज और काली, सोचिए काली से पहले आया था कुमायूं, ठीक है। सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और काली रिवर और तीस्ता रिवर, काली और तीस्ता के बीच में जो पड़ता है नेपाल हिमालय पड़ता है। थोड़ा आप किसी इमेज गूगल पे जाके देख लीजिएगा एक बार ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा और फिर ध्यान में रह जाएगा। तो हम क्या देखें कि पहले इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय, ठीक है। तो ये हमारा 4 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर है हिमालय का, ठीक है। और इसीलिए पता है कुमायूं हिमालय कहाँ पे पड़ता है, तो हम देखेंगे कि सतलज और काली के बीच में पड़ता है, ठीक है। ओल्डेस्ट माउंटेन या हिल रेंज इन इंडिया कौन सा है? अरावली है। हम देखे थे अरावली क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आता है। और ओल्डेस्ट माउंटेन या हिल रेंज ऑफ इन इंडिया हमारा अरावली हिल्स ही है, ठीक है। लीपू लेक पास जो दर्रा है, लीपू लेक दर्रा जो है ये पास जो है ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। तो आप देखेंगे उत्तराखंड में कुछ हम 3-4 याद करते हैं अच्छा से। एक मुलिंगला होता है, एक क्या होता है, एक मुलिंगला होता है, और एक लीपू लेक है, और 2 है कौन से थे? मुलिंगला और मानस और कामेंग था शायद, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ध्यान से हट गया। मुलिंगला, माना और नीति, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया बोले। तो मुलिंगला पास उत्तराखंड के पास है, मुलिंगला, माना और नीति और लीपू लेक। और लीपू लेक जो है ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ट्राई जंक्शन कहने का मतलब है लीपू लेक पास जो है एक तरफ से तो इंडिया में इंडिया और ऊपर चाइना और नीचे की तरफ में नेपाल, तीनों का जो जहाँ पे मिलता है ना उसी जगह पे ये पास स्थित है लीपू लेक। कहाँ पे? उत्तराखंड में, इंडिया में उत्तराखंड में ये पास पड़ता है, ठीक है। तो क्या देखे, मुलिंगला, माना और नीति और लीपू लेक पास, ये सब कहाँ का है? हमारा उत्तराखंड का ये, ठीक है। माउंटेन दैट लुक लाइक अ जाइंट पिरामिड एंड हैज़ अ फ्लैट समिट एरिया एंड 2 पीक्स, कौन से हैं? कामेत में।
कामेत जो माउंटेन है ये जो है ना कैसा बड़ा सा पिरामिड जैसा दिखता है, और इसका जो समिट है वो फ्लैट दिखता है, और इसके 2 पीक्स हैं। वो कौन से है? कामेत पर्वत है, ठीक है, कामेत पर्वत, ठीक है। लुक लाइक जाइंट पिरामिड, आपको सिंपल देखिए, लुक लाइक जाइंट पिरामिड अगर पूछे कौन सा दिखता है, और फ्लैट समिट एरिया है और 2 पीक है, 2 पीक्स हैं, तो वो कौन सा है? कामेत है, ठीक है, कामेत है, कामेत, ठीक है, कामेत। कोर ऑफ ग्रेट हिमालय किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है, इग्नियस रॉक का हम देख रहे हैं, और एक ग्रेनाइट से ही हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना होता है, ठीक है। और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में अगर जाने तो ओशियनिक क्रस्ट भी देख लीजिए। ओशियनिक क्रस्ट आपका बेसाल्टिक रॉक का बना होता है, और ये डेंसर एंड थीन होता है, ठीक है। तो क्रस्ट 2 होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है हमारा? ये ग्रेनाइटिक रॉक से बना होता है जो कि इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट से बना हुआ जो कि एक इग्नियस रॉक है, और ओशियनिक क्रस्ट जो है हमारा बेसाल्टिक रॉक से बना होता है जो कि डेंसर और थीन है, ठीक है। और रोहतांग पास कट्स थ्रू पीर पांजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड, ठीक है। मनाली और लेह को रोड से कौन जोड़ता है? रोहतांग पास, पीर पंजाल रेंज को काटते हुए, ठीक है। पीर पंजाल जो रेंज है उसको काटते हुए मनाली और लेह को कौन जोड़ता है? रोहतांग पास। लद्दाख रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ लेह टू द तिब्बतन बॉर्डर एंड द कंप्राइजेस द क्या लिखा, डिग्रला पास एंड खरदुंगला पास, डिग्रला पास एंड खरदुंगला पास। लद्दाख रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ northern side of Leh. Ladakh range extends from northern side of Leh to the Tibet border and comprises दिगरला पास एंड खरदुंगला पास। कौन किस में है? लद्दाख रेंज में है। एक्सटेंड करता है ये कहाँ से? नॉर्दर्न साइड ऑफ लेह से लेकर तिब्बत बॉर्डर तक, ठीक है। ये नॉर्मली जो परमार्थ का क्लास किए होंगे उसके रिवीजन में मतलब ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा होगा उनको, इससे उनको याद करने में। K12 माउंटेन इज सिचुएटेड नियर सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख। सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख से सटा हुआ है K12 माउंटेन, ठीक है। K12 माउंटेन जो है सिचुएटेड है कहाँ पे? सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख में। सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख जो है इंडिया का, वहाँ पे आपको K12 माउंटेन देखने के लिए मिलता है। K12 माउंटेन कहाँ दिखता है? सिचुएटेड नियर सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख। सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख में K12 माउंटेन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जवाहर टनल आप देखेंगे कि बनिहाल पास जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर को, बनिहाल पास, वहीं पे जवाहर टनल बना हुआ है, ठीक है। जवाहर टनल कहाँ है? बनिहाल पास में। जवाहर टनल कहाँ है? बनिहाल पास में। और अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख का अगर हम पासेज देखें तो कौन कौन से हैं? हमारे बनिहाल पास और पीर पंजाल। उसके बाद हम क्या देखते हैं? आपका होता है बरालाचला, नहीं, जोजिला पास, ये सब, ठीक है। तो जो भी है, पहले जवाहर टनल देखिए तो बनिहाल पास कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर में, ठीक है। जवाहर टनल में देखें तो बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर में। जवाहर टनल की बात करें तो यहाँ बना हुआ है तो आपका बनिहाल पास जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है वहीं पे। और अटल टनल बना है रोहतांग पास में। अटल टनल बना हुआ है रोहतांग पास में। अटल टनल कहाँ बना है? रोहतांग पास में। रोहतांग पास कहाँ है? रोहतांग पास पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो रोहतांग पास में अटल टनल है, ठीक है। लैंड रूट टू कैलाश एंड मानसरोवर पासिस थ्रू माना पास। माना और लिपुलेख दोनों ही पास से आप क्या करते हैं? माना और लिपुलेख पास कहाँ था? अभी हम तुरंत देखे थे उत्तराखंड में था माना और लिपुलेख पास, ठीक है। तो ये दोनों ही पास से आपका कैलाश एंड मानसरोवर के लिए आप रास्ता देख सकते हैं, ठीक है। लैंड रूट कैलाश एंड मानसरोवर पासिस थ्रू माना और लिपुलेख पास, ठीक है। माना पास भी और लिपुलेख पास भी दोनों से जाता है, जब जाना आ जाइए। जवादी जो है, जवादी पर्वत, जवादी कहाँ है? ईस्टर्न घाट का पीक। हम देखे थे जवादी वादी, याद अभी किए थे हम। कौन सा हम याद किए थे? एक बार देख ले, याद कर लीजिए, सोचिए फिर से। क्या सब था? था आपका नल्लामलई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, शेवरॉय, पंचमलई, शिरुमलई, ठीक है। इतने थे हमारे ईस्टर्न घाट के, हम ये सब पढ़े थे। तो जवादी हिल्स किसका हिस्सा है? ईस्टर्न घाट का पीक है, ठीक है। और याद रखिएगा कि नीलाचल हिल जो है ये गुवाहाटी असम में पड़ता है। नीलाचल हिल कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी असम में। नीलाचल हिल कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी असम में, ठीक है। नीलाचल हिल कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी असम में। नीलाचल हिल कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी असम में, ठीक है। नीलाचल हिल पड़ता है कहाँ पे? गुवाहाटी असम में, ठीक है। नीलाचल हिल कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी असम में, ठीक है। गुवाहाटी असम में नीलाचल हिल पड़ता है। और नीलाचल हिल के बारे में बात करें तो यहीं पे कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड है। कामाख्या टेम्पल में कौन सा मेला लगता है? तो बताइए, नीलाचल हिल्स जो है कहाँ लोकेटेड है? गुवाहाटी असम में। नीलाचल हिल कहाँ लोकेटेड है? गुवाहाटी असम में। कामाख्या टेम्पल यहीं स्थित है। और फोटुला पास इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख अंडर जंस्कार माउंटेन रेंज। जंस्कर माउंटेन रेंज जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है लद्दाख में, कौन सा? फोटुला पास, ठीक है। फोटुला पास,
फोटुला पास जो है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख अंडर जंस्कार माउंटेन रेंज, ठीक है। जंस्कार माउंटेन रेंज में क्या है, फोटुला पास जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख, ठीक है। फोटुला पास हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख एंड जंस्कार माउंटेन रेंज, ठीक है। फोटुला पास इज द हाईएस्ट माउंटेन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख अंडर जंस्कार माउंटेन रेंज, ठीक है। फोटुला इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लद्दाख अंडर जंस्कार माउंटेन रेंज में, ठीक है। फोटुला पास कहाँ पे, लद्दाख में पड़ता है। हाईएस्ट हिल स्टेशन कौन सा है, लेह है। हाईएस्ट हिल स्टेशन कौन सा है, लेह है, ठीक है। हिल्स इन आंध्र प्रदेश इज नगारी हिल्स। आंध्र प्रदेश में कौन सा हिल्स है, नगारी हिल्स। नगारी हिल्स कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। नगारी हिल्स कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। वो हम देखे थे नगारी जवादी जो पढ़ रहे थे, वो सब इसी का ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, तो थोड़ा बहुत करके दिमाग लगा के हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश में ध्यान थोड़ा इसको रख लीजिए कि नगारी हिल्स किस राज्य में पड़ता है। हालांकि नगारी हिल्स ईस्टर्न घाट का पार्ट है, पर लेकिन ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और है बोरा केव्स इन आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन, कहाँ पे पड़ता है, अनंथागिरी हिल्स में, ठीक है। अनंथागिरी हिल्स वो हम उसमें याद नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बोरा केव जो आंध्र प्रदेश में है, ये सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हम ईस्ट कोस्ट पे हम देखते हैं, यानी कि वही हमारा जिधर हम ईस्टर्न घाट पढ़ रहे थे उधर में ईस्ट कोस्ट पे हम इंडिया का इसको हम पाते हैं। और ये किस जगह, कौन सा हिल्स पे है, अनंथागिरी हिल्स पे, अनंथागिरी हिल्स पे, ठीक है। बोरा केव्स जो इन आंध्र प्रदेश है, सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन अनंतगिरी हिल्स, ठीक है। बोरा केव्स की बात करें तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। सिचुएटेड है कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, अनंतगिरी हिल्स, ठीक है। अनंतगिरी हिल्स, बोरा केव्स इन आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन अनंतगिरी हिल्स, ठीक है। बोरा केव्स कौन सा, क्या, बोरा केव्स कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बोरा केव्स आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि इंडिया का ईस्ट कोस्ट पे है। और ये कौन सा हिल्स पे है, अनंतगिरी हिल्स पे। बोरा केव किस हिल्स पे पड़ता है, अनंथागिरी हिल्स पे, अनंथागिरी हिल्स, ठीक है। पटकाई बूम जो है कहाँ पड़ेगा, बताइए, पटकाई बूम कहाँ पड़ता है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है इंडिया का, ठीक है। और शत्रुंजय हिल्स लोकेटेड है गुजरात में। याद रखिएगा शत्रुंजय हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। ये सब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब टाइप का पूछ लेता है कभी कभी, तो वही जब याद कर लीजिए। पटकाई बूम तो हालांकि हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्योंकि हम जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं पटकाई बूम के बारे में, ठीक है। तो पर बाद में ये बोरा केव वाला जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, किस हिल पे, अनंतगिरी हिल्स पे। और ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है वो तो आंध्र प्रदेश का नाम आते हैं ध्यान में आ जाएगा। तो अनंतगिरी हिल्स पे पड़ता है बोरा केव्स, याद रखिएगा। और आपका नगारी हिल्स स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हाईएस्ट हिल स्टेशन ले है हमारा, फोटुला पास लद्दाख में पड़ता है। क्या बोलते हैं, नीलाचल हिल्स जो है गुवाहाटी असम में पड़ता है, कामाख्या टेम्पल में। एंड बोरा केव इन आंध्र प्रदेश, बोरा केव कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अनंतगिरी हिल्स में। पटकाई बूम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, वो तो खैर कोई बात नहीं। और शत्रुंजया हिल्स की बात रखिए ध्यान में, गुजरात में पड़ता है। शत्रुंजया हिल्स भी गुजरात में पड़ता है। बताइए कौन सा घाट का हिस्सा अगर होना हो तो कौन सा घाट का हिस्सा होगा, तो वेस्टर्न घाट का होगा, गुजरात में तो वही गुजरता है। तो शत्रुंजया हिल्स लोकेटेड इन गुजरात, वो सब बताइए। शत्रुंजया हिल्स ध्यान रखिए कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में। शत्रुंजया हिल्स लोकेटेड इन गुजरात, शत्रुंजया हिल्स लोकेटेड इन गुजरात। मैकाल इज अ रेंज, मैकाल रेंज, अरे कोई नहीं, ये तो हम सतपुरा में पढ़े थे ना, ठीक है। तो मैकाल क्या है, एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो कभी शायद क्वेश्चन इससे ऐसा था, कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा कि ये प्लेट्यू है या रेंज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मैकाल एक रेंज है, ना कि एक प्लेट्यू है, ठीक है। रेंज मतलब होता है सीरीज ऑफ माउंटेन, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस, डेक्कन प्लेट्यू किस किस राज्य में फैला हुआ है, देखिए डेक्कन प्लेट्यू 8 स्टेट्स में फैले हुए हैं। कितने में फैले हैं याद रखिए, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में फैले देखे थे हमने, वो हमने 6 स्टेट्स देखे थे। कौन कौन से थे उसको ध्यान रखिए, वहाँ पे जरूरी है वेस्टर्न घाट के लिए कि कौन कौन सा स्टेट था। तो जैसे हम देखे थे गुजरात देखे थे, महाराष्ट्र देखे थे, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तक फैला था। तो ये ईजी था याद करना, तो उसमें 6 स्टेट्स थे, तो वो हमें ध्यान में रखना है। पर डेक्कन प्लेट्यू के बारे में याद रखिए कि ये भी 8 स्टेट्स में फैला हुआ है, वो 6 में वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेट्यू 8 स्टेट्स में फैले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक है। ये 6 स्टेट्स में फैले हुए डेक्कन प्लेट्यू।
ठीक है। और याद रखिएगा कि एक पॉइंट याद रखिए कि जनरली अ स्टीप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज क्लासिफाइड एज माउंटेन। मतलब 600 मीटर से जिसका ज़्यादा हाइट होगा उसको माउंटेन कहेंगे। एमटीएस में क्वेश्चन आया था कि कितना मीटर से ऊपर का रहेगा तो ही उसे माउंटेन कहेंगे, तो याद रखिएगा 600 मीटर, ठीक है। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज क्लासिफाइड एज अ माउंटेन, ठीक है, माउंटेन। अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पे बॉक्साइट यानी कि जो कि एल्युमिनियम का और है, उसके हम इसमें क्या कहते हैं, बॉक्साइट का जो ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे अमरकंटक झील छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट यहाँ पे अमरकंटक में मिलता है, ठीक है। तो रट्टा क्वेश्चन में बस इतना ही था आज, तो इतना याद कर लिए। हालांकि हमें PYQs भी लगाना था, तो PYQs आज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा और 1 या 2 वीडियो देके, तो एक वीडियो में और हम जो इससे पहले का जो चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आइलैंड्स पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फिर हम MCQ करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये सब फिजियोग्राफी डिवीजन में हम पढ़ रहे थे, तो ये थोड़ा मतलब हो जाता है। सब एक साथ रहेगा तो PYQs क्या होता है, मिक्स होता है थोड़े से, तो करने में थोड़ा ईजी होगा, ठीक। तो PYQs हम बाद में करेंगे। PYQs में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसको पढ़ेंगे फिर वैसे करेंगे। थोड़ा ये सुनना होता है, रटना होता है, इसलिए इसे इस तरह से किया गया। तो बताइए कितना % याद हुआ आपको और कितना % याद नहीं हुआ। हालांकि एक बार अगर आप कभी क्लास वगैरह पढ़े होते अगर ये चीज़ें, तो आपको याद ईजिली हो जाता, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।